हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिस इज योर मेंटर आर्ट सर एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल TGCCS द जीनियस क्लासेस पे। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर विच इज द सेल। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी विल cover the topics which will be cell wall, cell organelles, nucleus and related important MCQs. Okay, so first of all we will understand what is cell wall. Let's see. Plants have an additional protective wall outside the plasma membrane called the cell wall. जैसा कि आपने देखा कि जो जितने भी हमारे पास आसपास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हम लोग सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एनिमल सेल जिनसे हम, आप और सारे एनिमल्स बने हैं, और दूसरा प्लांट सेल जिससे प्लांट्स बनी हैं। तो नेचर ने क्या किया कि प्लांट्स को एक और एक्स्ट्रा कवर दे दिया। ठीक है, जैसे जो एनिमल सेल होता है उसके पास, मान लो कि ये एनिमल सेल है, तो इसके पास एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेम इन द सेम वे जो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही होती हैं, साथ ही साथ उसके साथ एक और एक्सटर्नल कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं। अंडरस्टैंड। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इट इज़ रिलेटिवली थिक, नॉन लिविंग एंड रिजिड एनवेलप। ओके, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, काफ़ी मोटा होता है। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में ये उससे थोड़ा मोटा होता है, और ये नॉन लिविंग सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे सब्सटेंस से बने होते हैं, नॉन लिविंग, और साथ ही रिजिड होते हैं, यानी काफ़ी सख्त होते हैं। अब आखिर ऐसा है क्यों? तो देखिए, अगर कोई हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करे तो हम अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं या भाग सकते हैं, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई प्लांट्स को कोई क्षति पहुंचाता हो या कोई जानवर खरोच करता हो तो वो भाग नहीं सकते। इसी वजह से नेचर ने उसे क्या किया, एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रोवाइड कर दी, जो कि उसे उसके स्ट्रक्चर को क्या बनाता है, काफ़ी रिजिड बनाता है। ठीक है, इट इज़ परमिएबल एंड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि जो सेल वॉल होता है वो किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। अंडरस्टैंड। बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। इसके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारा, इट प्रोवाइड्स शेप टू द प्लांट। ये प्लांट को शेप प्रोवाइड करता है, उसे एक निश्चित आकार में ढालता है। ठीक है। सेकेंड है, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बीइंग ड्राइड अप, यानी ये सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उन्हें ड्राई होने से बचाता है, यानी सेल को ये मॉइस्ट रखता है। ओके। इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। ये किसे प्रोटेक्ट करता है, तो सेल वॉल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ उस सेल के अंदर मौजूद सेल के सारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ओके। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, ये मदद भी करता है दोस्तों। किस चीज़ में मदद करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में, यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे सेल के अंदर से जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें सेल से बाहर निकालता है, और जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उसे सेल के अंदर की ओर लेता है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस इसका रहता है। दिस इज आवर सेल वॉल। आप यहाँ देख रहे हैं कि सेल वॉल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, यानी लिक्विड जो सेल के अंदर भरा होता है। इसके बाद यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये वैक्यूल हो गया, जो कि एनिमल सेल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट, यही वो चीज़ है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन सभी के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर आपको दिख रही होगी, ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग जो आपको दिख रही है, ये एक्स्ट्रा कवरिंग क्या कहलाती है, यही कहलाती है सेल वॉल। यानी सेल वॉल क्या, इट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा कवरिंग विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ओके, विच इज प्लांट सेल। नाउ द सेल ऑर्गेनेल्स। बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि दो तरीके के प्लांट्स सेल और एक एनिमल सेल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हमने समझा। अब हम समझेंगे
सेल के अंदर कुछ ऐसे और छोटे छोटे ऑर्गेन्स पाए जाते हैं जिसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। चूंकि ये सेल के अंदर पाए जाते हैं इन्हें, इसीलिए हम लोग इसे सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स आर स्पेशलाइज्ड ऑफन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर विद इन यूकारियोटिक सेल्स। पहले इतने को समझते हैं। सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी किसी खास फंक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे उन सभी का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। अक्सर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड पाए जाते हैं। किसमें? तो यूकारियोटिक सेल में। यूकारियोटिक सेल यानी जिनसे हम और एनिमल्स बने हुए हैं। ठीक है, दैट फंक्शन लाइक मिनिएचर ऑर्गन्स टू मेंटेन सेल हेल्थ। सिंपल है, जिनका काम क्या होता है, ये मिनिएचर ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, जिनका काम होता है हेल्थ को, सेल के हेल्थ को मेंटेन रखना। नहीं समझ में आया? इसे एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि अगर कोई फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री में जो मालिक होगा वही सारे काम तो नहीं करेगा ना, वो बहुत सारे वर्कर्स को रखेगा वहाँ पे। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रखेगा, कुछ हार्डवेयर इंजीनियर्स को रखेगा, और सभी मिलकर जब फंक्शन करेंगे तब जाकर उसकी फैक्ट्री अच्छे से रन करेगी। उसी तरीके से यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो क्या है? सेल ऑर्गेनल्स, जिनका एक अलग अलग फंक्शन होता है। और ये यूकारियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड मतलब उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उन सभी के बाहर एक कवर होती है, जो कि मिनिएचर ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं और सेल के हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। आ गया समझ में? अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। फॉलोइंग आर दिस सेल ऑर्गेनल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है इसका फंक्शन होता है जेनेटिक को कंट्रोल करना। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका फंक्शन होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, यानी ये ऊर्जा को पैदा करने में ये मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन या लिपिड को सिंथेसाइज करना। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस, जिसे गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। इसका काम होता है पैकेजिंग या प्रोसेसिंग करने में, यानी ये चीज़ों को पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करके आगे की ओर बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइजोसोम, इसका फंक्शन होता है वेस्ट डिस्पोजल, यानी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको डिस्पोज करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना, यानी ये प्रोटीन को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स, वैक्यूल जो होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका काम होता है स्टोरेज करने का, यानी ये चीज़ों को स्टोर करते हैं। इन सभी के सारे ऑर्गेनल्स को हम लोग आगे डिटेल में भरेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। ओके, चीज़ें काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगी। अब याद कैसी होंगी वो भी मैं ही आपको बताऊंगा। ठीक है, आप सोचो, आपने क्या कभी अपने स्कूल में, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, क्या आपने कभी किसी भी फ्रेंड्स का नाम याद किया? कभी आपने किसी भी फ्रेंड का नाम याद करने की कोशिश की कि इसका नाम ये है, वो है, ये चिंटू है, ये सोनू है, ये राहुल है? कभी नहीं, है ना? तो उसी तरीके से आपने क्या किया, आप रोज़ उनसे मिलते चले गए और आपको उनकी नाम अपने से याद हो गई। इसी तरीके से 1 से 2 बार हम जब इन चीज़ों को देखेंगे और तीसरी बार जब जैसे ही आप इसे लिख देते हैं ना, तो चौथी बार आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार अभी देखिए, दोबारा एक और बार देखिएगा और तीसरी बार इसके नोट्स बनाइएगा। चौथी बार आप पाएंगे कि आप इसमें मास्टरी हासिल कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है सेल के अंदर का। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर, मान लो कि अगर ये सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी एक लिक्विड भरा होता है, उसी लिक्विड के सेंटर में एक सब्सटेंस फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, इसी सब्सटेंस को कहते हैं न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, यानी द सब्सटेंस दैट फ्लोट इनसाइड द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के सेंटर में फ्लोट करता रहता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। कौन से साल में? यहाँ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ में, ये NCERT का फेवरेट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने और कब करी थी। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये डबल लेयर न्यूक्लियर एनवेलप से होता है, ठीक है। यानी ये जो न्यूक्लियस होता है ना, मान लो कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, ठीक है। और इसके कवरिंग में पोर्स पाए जाते हैं, यानी पोर्स यानी छोटे छोटे छेद, जिनसे चीज़ें जो है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर की ओर आ जा सकती हैं, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्रोमैटिन यानी डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसके जो विकास क्रम में यानी उसके डेवलपमेंट में, इवॉल्व में जो भी ज़रूरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको ये कैरी करता है अपने मदर और फादर दोनों के, ओके। एंड द न्यूक्लियोलस, और क्या पाया जाता है इसके अंदर, न्यूक्लियोलस, यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, जिसमें पोर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि एक तरीके का फ्लूइड होता है। फिर साथ ही साथ इसमें क्रोमैटिन जो कि डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, और न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ओके। इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा बना होता है न्यूक्लियस, ठीक है। बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो इसका बहुत सारा फंक्शन है दोस्तों। जैसे सबसे पहला फंक्शन तो ये यही है, एज इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो है किसी भी सेल के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी किसी भी सेल का जो, जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, हमारा माइंड। उसी तरीके से जो हमारा सेल है उसके सारे एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस ही करता है। इसी वजह से इसे भी हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। आसान है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सेल डिवीजन, ठीक है। यानी ये सेल डिवीज़न में और प्रोटीन को बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट एक्सचेंजेस द मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उसको आपस में एक्सचेंज करने का भी काम करता है, किससे, साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस की ओर, ओके। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कंटेन क्रोमोजोम्स एंड क्रोमोजोम्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या कंटेन करता है, क्रोमोजोम्स, यानी हमारे माता पिता से जो भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को कौन कैरी करता है, ये हमारा क्रोमोजोम, ठीक है। और क्रोमोजोम के अंदर क्या पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल, यानी जो हमारे माता पिता दादा सबसे हमारे पास आए हैं, ओके। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ क्रोमोजोम किस चीज़ से बना होता है, तो क्रोमोजोम जो बना होता है वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, ओके। आसान है। बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए ये एक तरीके का एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, ठीक है। यानी इसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वैसे इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए वो ज़रूरी होते हैं। यानी ये जानकारी को अपने अंदर कंटेंट रखता है कि हमारे हाथ पैर कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, घुंघराले होंगे या फिर सिल्की होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, तो डीएनए करता है। यानी ये हमारे बॉडी का समझे तो ब्लूप्रिंट है ना, ओके। एक नोट याद रखेंगे यहाँ पे हम लोग, न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है ना वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। ये बिल्कुल से याद रखना है। अब बात करते हैं कि सेलुलर रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन कुछ और नहीं दोस्तों, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सिंगल सेल जो होता है वो टूटकर कई सारे सेल्स बनाता है। मान लो कि अगर ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये टूटकर क्या बन जाएगा, दो सेल। अब यहाँ पे दोनों सेल फिर से दो दो सेल बनाएंगे, ठीक है। तो दो सेल मिलकर कितने सेल बना दिए, चार। अब ये चार सेल मिलकर दो दो अगर बनाएंगे तो चार सेल कितने बना देंगे, 8। इस तरीके से प्रोसेस बढ़ता चला जाता है और ये सिंगल सेल से
पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट हैं, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब वो न्यूक्लियस जो होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जो कि मेजॉरली क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी वही इंफॉर्मेशन जो हमारे किसी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड का बना होता है ये। ठीक है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। आगे बात समझ में, आसान था? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टडी फॉर आवर important MCQs. Okay, so first question is cell wall is present in। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में, बी प्लांट सेल में, सी ह्यूमन सेल में, या डी रेड ब्लड सेल में? आंसर कीजिएगा, आप अपने आंसर को कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल जो है आखिर वो किस में प्रेजेंट होता है? अभी हमने डिस्कस किया है सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है? हमने काफ़ी सारे फंक्शंस पढ़े सेल वॉल के बारे में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। पहला, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़। क्या ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? नहीं, ये तो काम होता है न्यूक्लियस का, ये तो न्यूक्लियस काम करता है। स्टोर जेनेटिक मटेरियल? नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन? हाँ, एंड प्रोड्यूस एनर्जी? नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, यानी ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है? शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? अभी हमने पढ़ा था, देखते हैं। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी पुरकिंजे, या ऑप्शन डी श्वान? बताइए किसने किया था? तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी। इसी में साथ ही में इसका ईयर भी पूछ लिया है, तो हमने डिस्कस करा था, तो वो जो ईयर है हमारा वो है 1831। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, डाइजेस्टिव सेंटर, या स्टोरेज सेंटर? बताइएगा। ये तो काफ़ी आसान है ना, अभी हमने देखा द न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द सेल्युलर एक्टिविटीज विद इन अ सेल। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच सब्सटेंस मेनली मेक्स अप द प्लांट सेल वॉल? यानी जो सेल वॉल जो होता है वो आखिर कौन से मेनली सब्सटेंसेस से बना होता है? ठीक है, यानी कौन से सब्सटेंसेस मिलकर प्लांट सेल वॉल को बनाती हैं? प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी सेलुलोज, और ऑप्शन डी स्टार्च? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सेलुलोज, यानी द मेनली सब्सटेंस दैट मेक्स अप द प्लांट सेल वॉल इज सेलुलोज। ओके, जिस बच्चे ने इस सारे के सारे क्वेश्चंस का सही आंसर कमेंट पे सबसे पहले जो करेगा उसे हमारी तरफ से ये सारा का सारा ये नोट्स जो है वो बिल्कुल 90% डिस्काउंट पे मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले कमेंट करने वाले लोगों को ये बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो आप अपने सारे आंसर को लिखकर कमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, आपको तुरंत ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, सो कीप to improve your learning, please like, comment, share and subscribe to our channel। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।